नमस्कार बच्चों। कम समय में अधिक जानकारी देने वाले आपके अपने YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा छठवीं के समाज का अध्ययन इस विषय के अध्याय 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ के बारे में। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एवं आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में अध्याय से संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी बताए गए हैं जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। बच्चों, वैसे तो दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता आज से 4000 वर्ष ईसा पूर्व मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है, जो आज के सीरिया, इराक, टर्की के क्षेत्र में दजला या टिग्रीस नदी और फरात नदी के बीच में फैला था। 3000 वर्ष ईसा पूर्व नील नदी के किनारे, जो कि आज के मिस्र देश में है, मिस्र की सभ्यता को माना जाता है। किंतु सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद इस सभ्यता के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार इसे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तथा कुछ इतिहासकार 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता, जिसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता था, किंतु बाद में ऐतिहासिक खोजों से मिले प्रमाणों के आधार पर यह माना गया कि इस सभ्यता का विस्तार केवल सिंधु घाटी तक ही नहीं था, बल्कि भारत में काफी दूर दूर तक फैला था। इसलिए अब इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर सभ्यता किसे कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सभ्यता क्या है। इसका उत्तर होगा कि सभ्यता में कम से कम निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, शासन और प्रशासन के कार्यकलापों एवं प्रबंधन की व्यवस्था, नगर योजना में जल प्रबंधन एवं जल निकास की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल एवं तैयार माल जैसे धातु एवं उससे बने आभूषण के उत्पादन एवं प्रबंधन की जानकारी, व्यापार की व्यवस्था, वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम की जानकारी, लेखन एवं संवाद की भाषात्य परंपरा, सामाजिक रीति रिवाज, जीवन शैली आदि की जानकारी, और छठवां, कृषि उत्पादों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिस सभ्यता में उपरोक्त सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं उसे हम सभ्यता की श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सभ्यता की विशेषताओं में आप किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं। मूलभूत अर्थात महत्वपूर्ण विशेषता मानते हैं जो सभी के विकास के लिए अनिवार्य है। इसका उत्तर होगा कृषि, व्यापार एवं नगरीकरण ऐसी विशेषताएं हैं जो सभी के विकास के लिए अनिवार्य हैं। बच्चों, उस समय धातु विज्ञान का भी विकास होने लगा था। अब प्रश्न उठता है जो आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर धातु विज्ञान क्या है या धातु विज्ञान किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करना और धातु के गुणों का अध्ययन आदि को धातु विज्ञान कहा जाता है। आइए अब हम सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में भी कुछ जानेंगे। सिंधु सभ्यता का विस्तार काल सामान्यतः 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। बच्चों, यदि यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इससे भविष्य में समय समय पर आपको आपके विषय से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। सिंधु सभ्यता आज के भारत और पाकिस्तान के मध्य हिमालय से निकलने वाली सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों तथा सरस्वती नदी, जो आज लुप्त हो चुकी है, के मध्य फैली थी। सरस्वती नदी, जिसका प्रवाह क्षेत्र आज के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हुआ करता था। यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहायक नदी किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा वह नदी जो किसी बड़ी नदी या झील में मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी है। यहाँ आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ था। इसका उत्तर होगा सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः आज के पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में था। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज अचानक तब हुई जब सन 1920-21 में अंग्रेज सरकार रेलवे लाइन बिछाने के उद्देश्य से हड़प्पा नामक स्थान, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, में खुदाई करवा रहे थे। लाइन बिछाने के रास्ते में एक टीला आ गया, जिसकी खुदाई करने पर इस सभ्यता का पता चला।
क्योंकि यह खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इस कारण इसे कई बार हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाले लोगों को हड़प्पाई भी कहा जाता था और यहाँ की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी क्यों कहते थे? इसका उत्तर होगा, इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था। इस कारण यहाँ के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते हैं। यहाँ उत्तर पश्चिम भारत के मानचित्र में सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ प्रमुख बस्ती को दिखाया गया है। साथ ही साथ एक तालिका भी बनाई गई है जिसमें बाईं ओर नाम दिए गए हैं तथा दाईं ओर वर्तमान राज्यों के नाम दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि यह स्थान वर्तमान में किस राज्य में है। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न में दर्शाए गए नगर में तालिका में दिए गए आधुनिक राज्यों और प्रदेशों के मिलान की करने के अनुसार पहला उत्तर आएगा कि धौलावीरा, ये गुजरात में है। दूसरा हड़प्पा, ये पंजाब, वर्तमान जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है वहां पर है। तीसरा है कालीबंगा, यह हमारे राजस्थान में है। चौथा है मोहनजोदड़ो, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पांचवा है राखीगढ़ी, ये हमारे हरियाणा प्रांत में है। बच्चों, सनातन या हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। इसमें सबसे बड़ा और प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसके अनुसार विद्या की देवी मां सरस्वती के नाम की सरस्वती नदी हिमालय पर्वत से निकलकर अरब सागर में मिलती है, जो बाद में धीरे धीरे सूख गई और लुप्त हो गई। हिंदू धर्म में सरस्वती नदी को सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ तथा पवित्र माना गया है। इसी नदी के किनारे महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी की मदद से महाभारत की रचना की थी। कुछ लोग भारत के हरियाणा में बहने वाली घग्गर नदी को सरस्वती नदी का अवशेष मानते हैं, जिसमें केवल वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है। यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरस्वती नदी का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? इसका उत्तर होगा कि सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। फिर एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि सरस्वती नदी को भारत में आज किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा, सरस्वती नदी को भारत में आज घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई थी। नगरों की सुरक्षा के लिए किला, सड़कें, नालियां, स्नानागार का निर्माण किया गया था। सिंधु सभ्यता में अनेक छोटे बड़े नगरों का विकास हुआ। प्रश्न, सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख नगरों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, गावेरीवाला, कालीबंगा, लोथल आदि प्रमुख थे। बच्चों, यहाँ नगर 2 विशिष्ट भागों में बटे थे। पहला ऊपरी नगर और दूसरा निचला नगर। ऊपरी नगर में अभिजात वर्ग के लोग और निचले नगर में साधारण वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नगरों की किलेबंदी क्यों की जाती थी? इसका उत्तर होगा, नगर एवं बस्तियों की सुरक्षा हेतु चारों ओर दीवार बनाकर किलेबंदी की जाती थी। इस अगला प्रश्न आपसे एक और पूछा जा सकता है क्या कि अभिजात वर्ग किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, शासक, प्रशासक, अधिकारी, पुरोहित, पुजारी जैसे लोगों को अभिजात वर्ग कहते थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई में नगर, बड़े बड़े भवन, छोटे घर, गोदाम, महान स्नानागार एवं छोटे स्नानागार तथा स्नानागार को भरने के लिए कुआं, खाली करने के लिए नालियां पाई गई थी। यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की खुदाई में किस स्थान पर स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर होगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई में स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक अन्य प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्नानागार की तलहटी में ईंटों पर कौन सा जल रोधक पदार्थ लगाया जाता था? इसका उत्तर होगा, स्नानागारों की तलहटी में ईंटों के ऊपर जल रोधक डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमिन जैसा पदार्थ लगाया जाता था। इन स्नानागारों के उपयोग के संबंध में पुरातत्ववेत्ताओं में एक मत नहीं है। कुछ का कहना है कि इन स्नानागारों का उपयोग
सार्वजनिक स्नान के लिए या राज परिवार के लिए अथवा धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता रहा होगा। बच्चों, आप इस स्नानागारों के उपयोग के संबंध में क्या सोचते हैं, ये आपस में चर्चा कीजिएगा। यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा कि जो व्यक्ति प्राचीन काल की वस्तुओं, अवशेषों और स्मारकों की खुदाई करके वैज्ञानिक रूप से इतिहास की जानकारी एकत्रित करता है, उसे पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। इसी तरह आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि धौलावीरा में चट्टानों को काटकर कितने विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इसका उत्तर होगा कि धौलावीरा में चट्टानों को काटकर 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। आपसे एक प्रश्न स्नानागारों के संबंध में और पूछा जा सकता है कि धौलावीरा में सबसे लंबा जलाशय कितना बड़ा है। इसका उत्तर होगा कि धौलावीरा में 73 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा वासियों ने अपनी बस्तियां कहाँ बसाई थी। इसका उत्तर होगा कि हड़प्पा वासियों ने अपनी बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी। हड़प्पावासी जल प्रबंधन एवं स्वच्छता पर विशेष बल देते थे। प्रत्येक घर में स्नानागार हुआ करता था और घर से निकलने वाली नालियां सड़कों के नीचे बहने वाली बड़ी नालियों में मिल जाती थी। जिस तरह आज के बड़े शहरों में सीवर लाइन बनाई जाती है, उसी प्रकार की व्यवस्था सिंधु सभ्यता के नगरों में थी। जल प्रबंधन के लिए ईंटों से बने कुएं, झील, तालाब एवं जलाशयों की भी व्यवस्था की गई थी। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलाशय किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा कि विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान जहाँ जल का भंडारण किया जाता है, उसे जलाशय कहते हैं। सिंधु सभ्यता में विशालकाय भवन, सड़क और स्नानागार के निर्माण में मुद्रा व्यवस्था के अभाव में श्रमिकों को उनके श्रम का भुगतान किस तरह किया जाता रहा होगा। यह एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था के अभाव में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किस तरह किया जाता रहा होगा। इसका उत्तर होगा कि मुद्रा व्यवस्था के अभाव में मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान बहुमूल्य धातु या अनाज के द्वारा किया जाता रहा होगा। हमारे देश में भी कुछ समय पहले काम के बदले अनाज की योजना चलाई गई थी। हड़प्पा वासियों के भोजन में मुख्य रूप से मोटे अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, दलहन, दूध और मांसाहार था। उन्हें हल्दी और अदरक, केले का भी ज्ञान था। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दलहन किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा जिन फसलों में सेम, मटर और दालों का उत्पादन किया जाता है, उसे हम दलहन कहते हैं। हड़प्पा वासियों को जिन खाद्य पदार्थों की जानकारी थी, उसके आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा वासियों के घर में किस प्रकार के व्यंजन बनते होंगे। इसका उत्तर होगा हड़प्पा वासी रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही, मांस, मछली आदि व्यंजन बनाते रहे होंगे। हड़प्पा वासी कपास, सोना, कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात एवं संभवतः तांबे का आयात किया करते थे। वे शंख एवं कार्नेलियन के मोती का आभूषण भी पहनते थे। व्यापार भी किया करते थे। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा वासियों को सर्वाधिक प्रिय आभूषण कौन सा था। इसका उत्तर होगा लाल रंग के कार्नेलियन मोती से बना आभूषण हड़प्पा वासियों को सर्वाधिक प्रिय था। इसी तरह आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु का आयात करते थे। इसका उत्तर होगा हड़प्पा वासी संभवतः तांबा का आयात करते थे। गुजरात के लोथल में पाए गए विशाल बेसिन से तथा अन्य स्रोतों से यह पता चलता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग से एवं स्थल भाग से नदी मार्ग में व्यापार किया करते थे। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुजरात के लोथल में पाए गए विशाल बेसिन की लंबाई चौड़ाई बताइए। इसका उत्तर होगा गुजरात के लोथल में पाए गए विशाल बेसिन की लंबाई 217 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। खुदाई में कुछ मुहर भी प्राप्त हुई है जिन पर जानवरों के चित्र अंकित है तथा कुछ लिखा गया है जिसे समझा नहीं जा सका है। संभवतः इनका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता रहा होगा। सिंधु सभ्यता में प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा की भाव भंगिमा को देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी विचार में मग्न है। बच्चों, सिंधु सरस्वती सभ्यता की खुदाई से प्राप्त हुए ओरिजिनल अवशेषों को आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है।
वहीं से लिए गए इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। ये चित्र नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से लिए गए मूल चित्र हैं। यदि आपको भी कभी दिल्ली जाने के अवसर प्राप्त होता है तो आप राष्ट्रीय संग्रहालय में जाएं और इन वस्तुओं को अवश्य देखें, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुई है। और उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए, जैसे कांसे से बना दर्पण, वजन तौलने के कुछ पत्थर, मनोरंजन के लिए खेल सामग्री, सीटी, पुरोहित या राजा की मूर्ति, मिट्टी पर बने स्वास्तिक के निशान, त्रिमुखी देवता को दर्शाती मुहर, दोनों हाथ जोड़कर कर प्रणाम प्रणाम की मुद्रा में एक मूर्ति। इन सब को देखकर पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायी रहे होंगे। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के समाप्त होने के क्या कारण हैं। इसका उत्तर होगा जलवायु एवं पर्यावरणीय परिवर्तन, वर्षा की कमी और सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण संभवतः यह सभ्यता समाप्त हुई होगी। यहाँ के निवासी धीरे धीरे यहाँ से दूर चले गए और अलग अलग स्थानों पर बस्ती बसा ली और सभ्यता बिखर गई। बच्चों, आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं? उनके महत्व पर चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन सिंधु घाटी के हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था, इसलिए सर्वप्रथम इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। समय के साथ साथ इसके उत्खनन क्षेत्र में वृद्धि हुई एवं प्राप्त अवशेषों के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाने जाने लगा। प्रश्न 2, सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार देते हुए 150 से 200 शब्द में संक्षिप्त रूप में रिपोर्ट लिखिए। उत्तर, सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी प्राप्त होने से पूर्व यह माना जाता था कि दुनिया की दो ही सभ्यता सबसे प्राचीन है, पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता और दूसरा मिस्र की सभ्यता। किंतु सिंधु सभ्यता की जानकारी होने पर भारतीय उपमहाद्वीप की इस विकसित सभ्यता की जानकारी संसार को प्राप्त हुई, जहां नगर नियोजन, किलेबंदी द्वारा नगर की सुरक्षा, जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण, स्वच्छता आदि पर विशेष बल दिया गया था। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं, धान, बाजरा, जौ जैसे मोटे अनाज, दलहन, दूध आदि की जानकारी थी। उन्हें धातु विज्ञान की भी जानकारी थी और उन्हें सोना, तांबा, टिन और कांस्य धातु बनाने की भी जानकारी थी। गुजरात के लोथल में प्राप्त बेसिन या बंदरगाह से ये पता चलता है कि उस समय स्थल क्षेत्र में नदी मार्ग से एवं समुद्र में अरब सागर से व्यापार किया जाता था। यहाँ के लोगों को मूर्ति कला, नृत्य कला, धर्म, संस्कृति, लेखन की अच्छी जानकारी थी। यदि एक वाक्य में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता पूर्ण विकसित और आज की सभ्यता से भी कहीं आगे की सभ्यता थी। प्रश्न 3 आपसे पूछा जा सकता है, कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा, कालीबंगा तक यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प हैं, क्या हैं? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? इसका उत्तर होगा, हड़प्पा से कालीबंगा, जो राजस्थान में है, की दूरी लगभग 200 किलोमीटर होगी। उस समय यात्रा के विकल्प के रूप में घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ी अथवा पैदल यात्रा का था। सबसे कम समय घोड़े से यात्रा करने पर लगभग 10 घंटे और पैदल यात्रा करने पर लगभग 40 से 50 घंटे का समय लग सकता था। प्रश्न 4, कल्पना कीजिए कि यदि आप हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को हम आज के भारत के सामान्य रसोई घर में ले जाते हैं तो उन्हें सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेंगे? इसका उत्तर होगा, यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को हम आज के सामान्य रसोई घर में ले जाते हैं तो उसे निम्न चीजें आश्चर्यजनक लगेंगी। पहला, गैस चूल्हा, इंडक्शन, मिक्सी, कुकर, स्टील के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, प्रकाश के लिए बिजली की व्यवस्था आदि। प्रश्न 5, इस अध्याय के सभी चित्रों पर दृष्टि डालते हुए उन आभूषणों, हाव भाव, वस्तुओं की सूची बनाइए जो अभी भी 21वीं शताब्दी में परिचित प्रतीत होते हैं। इसका उत्तर होगा, अध्याय में कांस्य दर्पण, पक्की मिट्टी का मटका, पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड, गंभीर मुद्रा में दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति, मिट्टी पर उकेरा गया स्वास्तिक का चित्र, मिट्टी पर ही उकेरा गया त्रिमुखी देवता की मुहर, विचारणी मुद्रा में नर्तकी की मूर्ति, हाथ जोड़कर स्वागत करती हुई एक मूर्ति आज भी चिर परिचित लगते हैं। प्रश्न 6, धौलावीरा की जलाशय की प्रणाली क्या सोच प्रतिबिंबित करती है? इसका उत्तर होगा कि धौलावीरा के जलाशयों का निर्माण पत्थरों और चट्टानों को काटकर कुशल जल संचयन और वितरण को ध्यान में रखकर किया गया था।
जल के वितरण के लिए भूमिगत नालियों की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि पानी बर्बाद न हो। प्रश्न 7, मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई है। ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से रख रखाव किया जाता रहा और अनेक शताब्दियों तक उनका उपयोग किया जाता रहा। निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। उत्तर, मोहनजोदड़ो के अधिकांश घरों में स्नान घर बने हुए थे तथा वहां के लोग स्वच्छता एवं जल प्रबंधन को बहुत महत्व देते थे। इस कारण अधिकांश घरों में स्नानागार के आसपास अनेक कुएं बनाए गए थे। प्रश्न 8, सामान्यतः यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इसे तुलना कीजिए। उत्तर, निश्चित ही हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इसी कारण उनकी महानगर योजना सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी। नगर की किलेबंदी की जाती थी, नगर की सड़कें चौड़ी और चारों दिशाओं में जाती थी। ऊपरी नगर में अभिजात वर्ग के और नीचे नगर में साधारण वर्ग के लोग रहते थे। सड़कों के नीचे नालियां बनाई गई थी, जिसमें घरों के जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। सभी घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान थी। मेरे विचार में आज के महानगरों की तुलना में हड़प्पा वासियों की नगर योजना श्रेष्ठ थी। बच्चों, मैंने प्रयास किया है कि कम से कम समय में आपको विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करूं, जिसका लाभ आपको परीक्षा में प्राप्त हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।